बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं कि करंट के हमारे पास कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर हम करंट के इफ़ेक्ट्स को ब्रॉडली देखें तो इसके इफ़ेक्ट हमारे पास तीन तरह के हैं। सबसे पहले हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट है, उसके बाद उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है और फिर हमारे पास है केमिकल इफ़ेक्ट। तो ये तीन मेजरली डिवाइड किए हुए इफ़ेक्ट्स हैं करंट के। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट। तो अब हीटिंग इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे कि करंट की वजह से किस तरह हीट प्रोड्यूस होगी और उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सर्किट है जिसमें एक कंडक्टर वायर के थ्रू बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना शुरू होगा तो हमें पता है कि जो करंट है वो असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का नाम है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर, इस एटम के अंदर फ्रीली मूव करेंगे तो अब उनकी जो मोशन है वो रैंडमली मोशन है। अब जब रैंडमली मोशन करेंगे तो होगा क्या कि जो एटम्स हैं, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे और उस कंडक्टर के एटम से कोलिजन करेंगे। अब जब जब ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे तो हर कोलिजन की सूरत में ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब यही इलेक्ट्रॉन्स उस हमारे जो कंडक्टर है, जो हमारा मटेरियल है, मेटल है, उसके जब एटम से टकराएंगे तो ये अपनी एनर्जी उस एटम को ट्रांसफर कर देंगे। अब उनकी ट्रांसफर से क्या होगा कि वाइब्रेशन जनरेट होगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे करंट आता जाएगा उस सूरत में जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी उन एटम्स को ट्रांसफर करते जाएंगे। करंट बढ़ता जाएगा, उनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा और वो हीटिंग इफेक्ट हमारे पास इसके बराबर है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि जो उस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है उसके स्केयर, उस वायर के रेजिस्टेंस और जिस टाइम के लिए हमने उसे कंसीडर किया है उस टाइम, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो असल में उसकी हीटिंग वैल्यू होगी कि उसने कितनी हीट पैदा की, कितना हीटिंग इफेक्ट पैदा किया। अब इसके हीटिंग इफेक्ट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का ही हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं। टोस्टर है, केटल है, इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, इन सब में हम लोग करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जब करंट है वो हमारे पास असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का नाम है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे तो जब ये एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं हर एक कोलिजन पर। हर एक कोलिजन पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही ये करंट इंक्रीज करेगा असल में उस काइनेटिक एनर्जी की जो वाइब्रेशन बन रही थी एटम्स की तो वो इंक्रीज कर जाएगी, जिससे हीट जनरेट होगी और वो हीट हमारे पास H = I² RT के इक्वल है। और इसके इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर, केटल, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह इन सब चीजों में यूज करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके सेकंड इफेक्ट की तो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो जब भी किसी भी वायर में से, लेट्स सपोज हमारे पास वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेगा। तो अब इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो असल में उस करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि द पैसेज ऑफ करंट के गुजरने से अकम्पेनियड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, कि जो करंट गुजर रहा है उसको हम अकम्पेनियड करते हैं उसके इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड से। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगी हमारे पास उस करंट की वैल्यू पर, कि अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर करंट की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। और इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट, के लेट्स सपोज ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, इस वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो इसके गिर्द सर्कल में, राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसके लिए अब हम राइट हैंड रूल वो यूज हम पहले कर चुके हैं। तो अब क्या होगा कि इसके गिर्द ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब
ये इसके सेंटर में जो वायर गुजर रही है ये असल में करंट कैरिंग एलिमेंट है। अब जैसे जैसे इससे फासला बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो इससे डिस्टेंस मानी रखता है उसकी स्ट्रेंथ पर के उसके करीब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर होंगे तो स्ट्रेंथ कम है। और उसके अलावा इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करता है, अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि इससे हम लोग करंट की डिटेक्शन करते हैं और इसके अलावा करंट की मेजरमेंट भी करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अब स्ट्रेट वायर जब थी तो उस सूरत में जो करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दी। इसके अलावा इसी तरह हमारे पास कॉइल का अगर केस हो तो उसमें भी एक तरफ से आउट ऑफ द पेज आ रहा है, एक तरफ इन ऑफ द पेज आ रहा है, तो उस सूरत में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सेम हमारे पास जब सोलिनॉइड हो जाएगी तो उस सूरत में कुछ इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको हम लोग अब आमतौर पर हमारे पास जितनी भी मशीनरीज हैं वो मोटर से रिलेटेड है और तमाम जो मोटर्स हैं वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही काम कर रही हैं। उसमें नॉर्थ साउथ पोल की जनरेशन होती है जिससे रिपल्शन होती है और वो मोटर रोटेट करना शुरू कर देती है। खैर इसको डिस्कशन जरूरी नहीं है। तो अगर हम इस सबको समराइज करें तो करंट की डिटेक्शन और करंट की मेजरमेंट के लिए हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा, उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसमें से गुजरने वाले करंट पर और उसके करंट कैरिंग एलिमेंट से फासले पर। इसके अलावा इसे मोटर और बाकी चीजों में इस इफेक्ट को। तो अब हम लोग बात करते हैं उसके थर्ड इफेक्ट की। थर्ड इफेक्ट है हमारे पास केमिकल इफेक्ट है। तो केमिकल इफेक्ट के लिए हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये ऐसे ही लिक्विड है जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे सॉल्यूशंस जो अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं। वो इलेक्ट्रोड्स क्या है, असल में वो दो प्लेट्स होती हैं जो हमारे पास एनोड और कैथोड के नाम से डिफरेंशिएट की गई हैं। अब अगर उस पर चार्ज है प्लस का तो वो बन जाएगी एनोड, अगर उस पर चार्ज है माइनस का तो वो प्लेट हो जाएगी कैथोड या कैथोड का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब जो लिक्विड ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम इलेक्ट्रोलाइट हो गया और दो इलेक्ट्रोड हैं एनोड और कैथोड। और वो वेसल जिसके अंदर ये सब कुछ कंटेन होगा या वो वेसल जिसके अंदर ये सारा मटेरियल होगा उसको नाम देते हैं वोल्टामीटर का। तो अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम इसी फिगर को कंसीडर करें तो ये वो वेसल है जिसके अंदर ये सब कुछ मटेरियल है। तो ये वेसल असल में हमारा वोल्टामीटर है और इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। अब ये एक पर प्लस का चार्ज है तो ये एनोड हो जाएगा और दूसरे पर माइनस का चार्ज है तो वो कैथोड हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये लिक्विड है इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। और इस सारे प्रोसेस को जिसमें हमारे पास कोई भी लिक्विड अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उस सारे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब इस इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो उसी तरह हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं एनोड का और कैथोड का और ये दोनों कॉपर से बने हुए हैं। इसका एनोड भी कॉपर का है, इसका कैथोड भी कॉपर का बना हुआ है और ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इससे को हमने एक्सटर्नली तौर पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ताकि इसमें से करंट पास हो जाए। अब ये हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज हम कह सकते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए। अब होगा क्या कि अब जब कॉपर सल्फेट वाटर के साथ मिलेगा तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पास करने की सूरत में तो ये अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। तो इससे हमारे पास दो आयंस बनेंगे Cu++ और SO4-। अब अगर हम इन आयंस की बात करें तो इस पर प्लस का चार्ज है तो अब ये ऑटोमेटिकली कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। मतलब कैथोड पर हमारे पास माइनस का चार्ज है और इस पर प्लस का चार्ज है तो क्या होगा कैथोड इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये
कैथोड पर चला जाएगा। अब जब ये कैथोड पर जाएगा तो कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो ये है हमारे पास Cu++। अब ये कैथोड पर आया एट कैथोड। अब कैथोड पर जैसे ही ये आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और उसके बाद ये Cu बन गया। अब क्या होगा कि कैथोड पर हमारे पास कॉपर बन गया है। अब कैथोड पर कॉपर बन गया है तो अब हमारे पास बचा SO4-। अब क्या होगा कि SO4- जो है, अब ये ऑटोमेटिकली इस पर चूंकि माइनस का चार्ज है तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। अब ये एनोड पर चला जाएगा। एनोड से उतनी ही मिकदार का कॉपर वापस इस सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब जब इसके अंदर वापस कॉपर आएगा यानी Cu++ और ये कंबाइन हो जाएगा SO4, वो कैपिटल होगा SO4- से, तो ये मिलकर बन जाएगा CuSO4, अगेन कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी तरह रिपीट होता जाएगा कि हमारे पास कैथोड पर कॉपर बनता जाएगा और उतनी ही तादाद का, उतनी ही अमाउंट का जो हमारे पास कॉपर है वो एनोड से सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट होता जाएगा और इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी मिकदार कांस्टेंट रहेगी, वो दोबारा उसी तरह जनरेट होता जाएगा। अब यही प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की तह को चढ़ा देना, जैसे गोल्ड की तह को चढ़ा देना, सिल्वर की तह को चढ़ा देना, तो वो सब भी करंट की केमिकल इफेक्ट की ही वजह से होता है। अगर हम इसी एग्जांपल को एक दफा दोबारा देख लें तो क्या है कि हमारे पास वेसल है जिसको वोल्टामीटर का नाम दिया, इसके अंदर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों कॉपर के हैं, इनको एक्सटर्नली करंट दिया हुआ है। तो क्या होगा कि ये आइंस में तब्दील हो जाएगा Cu++ और SO4- प्लस और माइनस के आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कॉपर बन जाएगा। अब जब कैथोड पर हमें कॉपर बनेगा तो जो हमारे पास SO4- है ये एनोड पर चला जाएगा और एनोड से उतनी ही अमाउंट का जो कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे पास ये दोबारा जनरेट हो जाएगा और इस तरह पूरे सॉल्यूशन में इसकी मिकदार कांस्टेंट रहेगी। और इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सूरत में यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।